ये एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड और एनर्जी। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, सो उसमें हमने देखा इसके पॉइंट्स, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये केटीजी का ही फॉलोअप है, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही फॉलोअप है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके कुछ पोस्टुलेट्स के पॉइंट मैं आपको रिपीट करूंगा। इसके कुछ पॉइंट्स के मेन जो पोस्टुलेट्स थे वो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये माना हमने कि जो गैस है उसमें गैस कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, गैस इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, राइट। गैस जो है वो टाइनी पार्टिकल्स है, वो ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनका एक फिक्स्ड शेप, साइज और मास है, शेप, साइज और मास है। स्पेरिकल शेप, हमने ये भी बात की थी कि ये स्पेरिकल शेप है, spherical shape, size and mass. Gases are tiny particles and these tiny particles are known as molecules and all these molecules have fixed shape, size and mass. Second जो point हमने discuss किया था, मैं order में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि they are separated by large distance, they are separated by large distance, they are separated by large distance, they are separated by large distance. फिर हम एक बात कर रहे थे कि and this molecules are in motion, are constantly in motion. These molecules are constantly in motion in all directions. बस यहीं पे इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की शुरुआत होती है, इस पॉइंट से। हमने ये अज्यूम किया था कि अगर मैं बात करूँ एक कंटेनर की बात करूँ और मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो केटीजी में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनमें एक पॉइंट में हमने अज्यूम किया था कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं है ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में, और ये कॉन्स्टेंटली एक रैंडम मोशन को एक्सपीरियंस करते हैं और इस मोशन की वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं और इसके वजह से इनकी स्पीड चेंज होती है। नाउ ड्यूरिंग, मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ, during their rapid and random motion, during their rapid and random motion, the gas molecules collides against each other and with walls of container और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये दो पॉइंट जो हमने लिखा एज अ कॉन्सिक्वेंस, मैं कॉन्सिक्वेंस लिखता हूं एज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ये एक रैंडम मोशन में, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इन ऑल डायरेक्शन, और ये जो रैपिड और रैंडम मोशन है इसकी वजह से ये आपस में और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। मैं उसमें भी बात कर रहा था इस पॉइंट की। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसको एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉलिजन्स, इस कॉलिजन्स का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स, the speed and direction of the molecules are changing at every moment. ये आप डिनाई नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है और रैंडम मोशन होने की वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हर इंस्टेंट में इनका जो स्पीड है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आर चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे ये चेंज हो रहा है। और हमने ये भी अज्यूम किया था कि ये स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हम वेलोसिटी भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। सो अब ये जो अलग अलग स्पीड और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके वजह से एक स्पीड
का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक ही स्पीड नहीं है, अलग अलग तरह की स्पीड मॉलिक्यूल के अंदर होगी। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट को। So as a consequence of this collision, the speed and the direction of the molecules are changing at every moment, Thus, the molecules of a gas, thus the molecules of a gas, किसी भी गैस के अगर molecules की बात करें, present in a container, do not have the same speed, speed same नहीं रहेगी, अलग अलग हो जाएगी हर instant पे। The speed of the gas molecules, this speed of the gas molecules are different. The speed of the gas molecules are different and distributed over a wide range, मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को। over a wide range, अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं और मैं इसमें कुल 5 मॉलिक्यूल को एज्यूम करता हूं, 1 2 3 4 5, किसी एक इंस्टेंट में ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड किया, किसी एक इंस्टेंट में ये मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड किया, किसी एक इंस्टेंट में ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड किया, और इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड होगी। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। हम मान लेंगे कि किसी एक इंस्टेंट में वी ए का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, वी बी का स्पीड लेस है, वी जो ई है उसका स्पीड और वी ए का स्पीड सेम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोबेबल चांसेस बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वी सी का स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है। सो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एट एनी इंस्टेंट, ये घूम रहे हैं, घूमते घूमते किसी एक इंस्टेंट में आप फ्रीज कर दो इनके मोशन को, और फिर इनके स्पीड को किसी तरह से अगर आप स्टडी कर सको तो आपको कुछ बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं कि जो इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कोई एक स्पीड में नहीं होगा, एक स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत कम स्पीड से लेकर बहुत ज्यादा स्पीड का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कम स्पीड से लेकर ये लो स्पीड वाला रीजन है, ये हाई स्पीड वाला रीजन है, और इस तरह से हमें एक स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस प्लॉट को हम स्टडी करेंगे। इसी से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है द स्पीड आर डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड रेंज। और यही काम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, यही मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने हमें प्रोवाइड किया था, ये इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, यही काम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का प्लॉट हमें बताता है। सो ये कुछ मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। अगर एक कंटेनर में हम ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं, सपोज ये एक कंटेनर और इसमें न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा, और ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो भी स्पीड है, हम इंडिविजुअल स्पीड की बात नहीं कर सकते, इंडिविजुअल किसी भी मॉलिक्यूल के स्पीड को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस मॉलिक्यूल का इतना स्पीड रहा होगा, पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं कि इसमें अगर मैं मान लेता हूं 100 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल के पास स्पीड बहुत कम है, 50 मॉलिक्यूल के पास स्पीड थोड़ी ज्यादा है, फिर 20 मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा स्पीड है। इस तरह से हम एक रेंज बना सकते हैं, पर इंडिविजुअल किसी भी मॉलिक्यूल के स्पीड की बात हम नहीं करेंगे। और यही काम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया था, और इसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले समझते हैं। एक्स एक्सिस में हमने मॉलिक्यूलर स्पीड को लिया है और टेम्परेचर फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैं जब इस कंटेनर के स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करूंगा, इस वक्त इसका जो भी स्पीड, इसका जो भी टेम्परेचर है, हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है, और पूरे मेरे कैलकुलेशन के दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बदलेगा, वो T1 ही रहेगा।
और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेचर अगर T1 रहता है, तो मुझे कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा। ये जो पर्पल प्लॉट मैंने बनाया है, कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा। इस प्लॉट को मैं आपको समझाऊंगा। और बड़ी चालाकी से ये प्लॉट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने प्लॉट किया। बहुत इंटेलिजेंस लगा होगा इसको प्लॉट करने में। वाई एक्सिस में उन्होंने फ्रैक्शन को लिखा है, टोटल का कितना फ्रैक्शन। उन्होंने किसी एक फिक्स नंबर की बात नहीं की। डेल्टा एन, उन्होंने डेल्टा एन बाय एन की बात की, डेल्टा एन बाय एन, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल एन और डेल्टा एन कितना पोर्शन, टोटल का कितना पोर्शन एक पर्टिकुलर स्पीड में है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। और आपने नोटिस किया होगा, मैं ये 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से मैं इनका ये एक्सिस को मैं नंबरिंग करता हूं। 0.1 ये फ्रैक्शन में है। अल्टीमेटली टोटल मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा मुझे यहां पर वो 1 मिलेगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज फ्रैक्शन में लिए गए हैं। ये सारे वैल्यूज फ्रैक्शन में लिए गए हैं। और एक्स एक्सिस में जो हमने लिखा है वो मैं आपको बता चुका, ये वैल्यूज फ्रैक्शन में है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये टोटल में कितना पोर्शन एक पर्टिकुलर स्पीड में, ये उसको बता रहा है। डेल्टा एन बाय एन इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेल्टा एन बाय एन इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो एक्स एक्सिस में लिखा है मैंने, ये स्पीड लिखा है। अब मैं इस प्लॉट को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने देखा होगा तो एक ऐसी स्पीड है जिससे मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये एक ऐसी स्पीड है, ये एक ऐसी स्पीड है जो मैक्सिमम नहीं है। ये एक ऐसी स्पीड है, ये जो ऑरेंज मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है। देखो ये स्पीड का प्लॉट है, एक्स एक्सिस, ये स्पीड को बता रहा है। सो ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम नहीं है, पर ये एक ऐसी स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। ये दिस स्पीड इज नॉट मैक्सिमम। मैं इसको एक नोट बनाता हूं। दिस स्पीड इज नॉट मैक्सिमम, दिस स्पीड is not maximum, this speed is not maximum, but possessed by maximum number of molecules, by maximum number of molecules। और इस स्पीड को हम कहते हैं, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, पर ये एक ऐसी स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो मैक्सिमम स्पीड कुछ यहां पर है। और ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये बहुत थोड़े से फ्रैक्शन के पास है, ये बहुत थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। पर अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करूं, अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करूं तो ये एक ऐसी स्पीड का वैल्यू है, इसे मैं ब्लैक डॉट करता हूं, ये एक ऐसी स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मैक्सिमम स्पीड इधर है। और अगर मैं कम लो स्पीड की बात करूं तो लो स्पीड का प्लॉट कुछ इधर होगा, ये लो स्पीड होगा। अब इस प्लॉट को हम एक्सप्लेन करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेरी लो और हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। सी, अगर मैं बात करूं कि कितने टोटल के कितने मॉलिक्यूल्स के पास बहुत कम स्पीड है, तो ये फ्रैक्शन बहुत कम है। सी, बहुत कम है। ये लो स्पीड, ये लो स्पीड, और ये मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ही बहुत कम है। और अगर मैं बहुत हाई स्पीड की बात करूं तो ये भी फ्रैक्शन बहुत कम है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये इस प्लॉट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। और ये किसी भी गैस को अगर आप स्टडी करते हो तो यही नेचर आपको देखने को मिलेगा। सो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ लो स्पीड और हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम स्पीड है, और बहुत थोड़े से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास बहुत ज्यादा स्पीड है। द पीक ऑफ द कर्व कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, व्हिच इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होगी, द स्पीड इज नॉट मैक्सिमम बट पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका एक एनालॉजी ऐसा है कि क्लास में अगर 100 बच्चे होते हैं, क्लास में अगर 100 बच्चों का आप टेस्ट रिजल्ट्स लेते हो तो कुछ 2-4 बच्चे होंगे जिनको 99 मार्क्स मिला होगा, कुछ 2-4 बच्चे होंगे जिनको 01 मार्क्स मिला होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे उनको आप ऐसा मान लो कि 70 मार्क्स मिला होगा, 70 मार्क्स।
सो ये स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये 90 स्टूडेंट, तो ये जो 70 मार्क्स है, ये जो 70 मार्क्स है, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास है, हम इस 70 मार्क्स को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, 70 मैक्स, इट इज नॉट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स 99 है और मिनिमम मार्क्स 01 है। 70 मार्क्स कुछ मीडियम का मार्क्स है, पर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिला है। सो यही कॉन्सेप्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं, यहां पर एक पॉइंट मैं पहले और डिस्कस कर देता हूं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इक्वल्स टू 0 इज नील सी। 0 स्पीड की अगर बात करें तो इस मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी 0 है। इसमें ऐसा एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसका स्पीड 0 है। हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ 0 स्पीड इज नील। ये देखो, जब जहां स्पीड 0 है वहां फ्रैक्शन भी 0 है। मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जिसका स्पीड 0 है। और with increase in temperature most probable speed increases but fraction of molecule having most probable speed decreases। see, अब जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को राइज किया, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये टेम्परेचर T1 था और ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। इसका मैंने प्लॉट लिया और ये देखा मैंने कि जब टेम्परेचर T1 हुआ तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास था ये बढ़ गया। पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था एट टेम्परेचर T1, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था ये 3। फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाता है ये 3 मान लेता हूं, इसको मैं 7 मान लेता हूं, इसको मैं 9 मान लेता हूं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ गया पर फ्रैक्शन कम हो गया। पहले इतने फ्रैक्शन के पास था, फिर इतने फ्रैक्शन के पास था, फिर इतने फ्रैक्शन का पास है। पहले अगर मैं फ्रैक्शन को प्लॉट करूं तो ये लाइन, पहले जो फ्रैक्शन था वो ये था, अब लाइन छोटी हो गई, अब लाइन छोटी हो गई और फिर और छोटी हो गई, पर स्पीड का वैल्यू बढ़ गया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। ये कुछ प्लॉट्स थे, ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट था और यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। और इस प्लॉट से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को छोड़कर हम टोटल 3 स्पीड को डिफाइन करेंगे। हम टोटल 3 स्पीड को डिफाइन करेंगे। पहली स्पीड जो हमें इस प्लॉट से मिलती है, जो कॉन्सेप्ट हमें इस प्लॉट से मिलता है, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं उसको इस तरह से लिखता हूं, CMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब भूलना मत इस बात को कि ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है, ये दिस इज नॉट मैक्सिमम स्पीड, नॉट मैक्सिमम स्पीड, नॉट मैक्सिमम स्पीड, बट स्पीड possessed by maximum number of molecules, by maximum number of molecules। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को छोड़कर हमें 2 स्पीड और यहां पढ़नी पड़ती है। एक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और एक हमें पढ़नी होगी C एवरेज, एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनका डेरिवेशन, इनका डेफिनेशन, किस तरह से हम ये कर सकते हैं।